तो दोस्तों आज हम जो है संवर्धन मदरसन सुमी सिस्टम्स, जो कि पहले मदरसन सुमी के नाम से जानी जाती थी, उसके बारे में बात करेंगे। मोरल ट्रेडिंग का दिन है और आज जो है ये एक लमसम स्टॉक नहीं है। मैं आपको पहले डिस्क्लोजर देता हूँ, आपको ये एक साथ नहीं लगाना इसमें। ये एक सॉर्ट ऑफ एसआईपी स्टॉक है। एसआईपी नहीं कहूँगा, लेकिन एक आपको एक दिन एक्यूमुलेट नहीं करना है, इसे फेजेस में एक्यूमुलेट करना है। इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस अभी हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो कंपनी है, एक तरीके से हम सिंपल भाषा में बोलूं तो कार से सब में डील नहीं करती, ऑटोमोटिव एंसिलियरी है। यानी ऑटोमोटिव में जो जो स्पेयर पार्ट्स, जो जो रेयर व्यू मिरर वगैरह वगैरह जो यूज होते हैं वो बनाती है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि ईवी के आने से इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ईवी में जो चीज लगने वाली है एक्स्ट्रा की, वो इसमें भी नॉर्मल व्हीकल में भी लगेंगी। अच्छा, सवाल ये है कि यार ये गिर क्यों रहा है। सबसे पहले तो इस पर बात करते हैं। जितना मैं जानता हूँ, एक साल पहले लगभग मेरे पास इस पर्टिकुलर मनी कंट्रोल भी इसे प्रमोट कर रहा था और इसे बहुत सारे न्यूज चैनल्स भी प्रमोट कर रहे थे कि मदरसन सुमी जो है 260 रुपीज पे ले सकते हैं। उस टाइम पर मुझे पता था जब भी किसी चीज का बिज खड़ा होता है उसको हमेशा हमें इग्नोर किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पर बड़े बड़े लोग जो है बेचने की कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर चीज को। और उसका मेजर कारण उसका गिरने का ये है कि रियलिटी इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन इसका जो कस्टमर्स हैं, इसके जो क्लाइंट्स हैं, वो सबके सब यूरोप बेस्ड हैं। इसके रेवेन्यू का मेजर कंट्रीब्यूटर इज जर्मनी, और जर्मनी की हालत आप सभी को अभी भी पता ही है। रशिया यूक्रेन वॉर से जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया है। बट अगर मैं फाइनेंशियल्स पे बात करूं तो हालत इतनी नहीं बिगड़ी है। हालत इतनी नहीं बिगड़ी है। डिटेल में जाता हूं आपके सामने कि सेल्स जो है पिछले साल से आज भी ज्यादा है। सेल्स ज्यादा है, प्राइस टू सेल्स रेशियो भी बहुत कम है। प्राइस टू सेल्स रेशियो मेरा एक फेवरेट रेशियो है, जिसे मैं प्राइस टू अर्निंग से भी ज्यादा यूज करता हूँ। प्राइस टू सेल्स रेशियो भी कम है। ये जो गिरा है ये प्योरली एक्सपेक्टेशन पे गिरा है, ना कि रियलिटी पे। लोगों को ये एक्सपेक्ट है कि जर्मनी बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ, सारे यूरोपियन देश अगले साल वी शेप रिकवरी करेंगे। इतनी तेजी से रिकवरी कर सकते हैं वो, ये मेरा एक अंदाजा है। हम फाइनेंशियल पे भी बात करते हैं, लेकिन ये मेरी प्रेडिक्शन जियोपॉलिटिकल है कि अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये सोच के बेच रहे हैं कि जर्मनी बर्बाद हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जर्मनी बर्बाद नहीं होगी। अब दूसरी बात बताता हूँ मैं आपको कि अब आप बोलेंगे यार इसकी तो सेल ज्यादा है इस साल, लेकिन अर्निंग्स कम है, नेट प्रॉफिट कम है। नेट प्रॉफिट क्यों कम है? क्योंकि टैक्स रेट की वजह से वो नेट प्रॉफिट कम हुआ है। पिछले साल की कंपैरिजन में अर्निंग्स जो है इस साल कम इसीलिए है क्योंकि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज और डेफर्ड टैक्स एसेट्स के एडजस्टमेंट्स होते हैं कुछ। थोड़ा अकाउंटिंग वाला पार्ट है, थोड़ा टैक्सेशन वाला पार्ट है, विस्तार से समझाऊंगा बाद में। लेकिन वो एडजस्टमेंट्स की वजह से जो है वो कम हुआ है, ना कि किसी ना किसी लॉस की वजह से या किसी चीज की वजह से, टैक्स रेट्स की वजह से वो कम हुए हैं अर्निंग्स। जहां तक बात आती है कि इसकी जो टॉप लाइन नॉर्मल है, बॉटम लाइन में थोड़ा बहुत जो है गिरावट आई है टैक्स रेट की वजह से, लेकिन एक्सपेंस साइड थोड़ी ज्यादा एक बढ़ी है, नो डाउट, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा पीक पे था। और अब जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि टेपरिंग हो रही है, यानी रेट हाइक हो रहे हैं। रेट हाइक होते हैं तो इन्फ्लेशन गिरता है, इन्फ्लेशन गिरता है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट गिरेगी और इसकी एक्सपेंसेस जो है वो कम हो जाएंगे। अच्छा, जहां तक मैं बात करता हूँ टॉप लाइन की, तो टॉप लाइन भी इसकी बढ़ सकती है आने वाले सालों में। इसका बहुत बड़ा कारण है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो इंडस्ट्री है जिसमें मदरसन सुमी काम कर रही है, ये जो है पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल्स के लिए। रॉ मटेरियल कॉस्ट इसकी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि इन्फ्लेशन था, ऊपर से चाइना में लॉकडाउन भी लग गया था। अब सारी स्थिति जो है काबू में आ चुकी है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़े सप्लाई चेन डिसरप्शन से गुजर रही थी। मदरसन सुमी के जो प्रमोटर हैं, इन्होंने एक साल पहले ये विजुअलाइज कर लिया था कि ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और इन्होंने क्या किया बताता हूँ। इन्होंने क्या किया बताता हूँ। इन्वेंट्रीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा लेना शुरू कर दिया। ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री लेना शुरू कर दिया क्योंकि बीच में एक ऐसा समय आया था कि सेमीकंडक्टर का जो इशू था वो सॉल्व हो गया था। आपने देखा होगा मारुति के प्राइसेस में भी ये रिफ्लेक्ट हुआ होगा। सेमीकंडक्टर का इशू सॉल्व हो गया था और उस टाइम पर मदरसन सुमी के जो क्या कहते हैं प्रमोटर ने ये दिमाग लगाया कि यार यही टाइम है, ज्यादा इन्वेंट्री उठा लो। अब ज्यादा इन्वेंट्री इन्होंने कैश बेसिस पे नहीं उठाई है, इन्होंने जो है बहुत ज्यादा डेट भी इंक्रीज किया है अपना।
जिसकी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री उठा सके और एक्विजिशंस कर सके नए नए नए, राइट। और इन्होंने जो है एडवांस में इतनी इन्वेंट्री उठा ली कि अभी एक सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन आता है तो दुनिया की जारी इसके कॉम्पिटिटर्स इफेक्ट होंगे, लेकिन मदरसन सुमी इफेक्ट नहीं होने वाला क्योंकि ऑलरेडी इसका सेफ्टी के लिए स्टॉक है, राइट। तो ये कारण है कि इसकी टॉप लाइन मुझे आने वाले सालों में थोड़ी ज्यादा मजबूत लगती है। अच्छा, फिक्स एसेट्स बढ़ रहे हैं, फिक्स एसेट्स यानी बहुत ज्यादा, ये फिक्स एसेट्स जब भी बढ़ते हैं तो कंपनी जो है अपनी डिमांड एक्सपेक्ट करती है आने वाले सालों में अपने प्रोडक्ट्स की, तो फिक्स एसेट बढ़ना एक अच्छा संकेत है। एक साल में मदरसन सुमी के प्रमोटर ने अपना स्टेक जो है लगभग 7% बढ़ाया है, 7%। आप समझ सकते हैं, 7% स्टेक इंक्रीज किया है। तो इससे एक बात तो कंफर्म हो रही है कि जो अभी मैंने स्टोरी बताई कि मदरसन सुमी के प्रमोटर ने विजुअलाइज कर लिया था कि अगर मैं आज उठा लूंगा सारा का सारा इन्वेंट्री तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के टाइम पे मदरसन सुमी विल बी द किंग मेकर। दुनिया की फर्म्स इफेक्ट हो रही होंगी सेमीकंडक्टर की अनअवेलेबिलिटी से, लेकिन मदरसन सुमी के ऑलरेडी माल पड़ा हुआ होगा, इसलिए उन्होंने भी अपने शेयर्स उठा लिए, राइट। तो प्रमोटर शेयर बढ़ रहा है क्योंकि ये उसके पीछे का एक रीजन था। इन्वेंट्रीज सेफ ऑलरेडी सेफली रखी गई हैं हमारे पास। दूसरा रीजन है जिसमें मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, टेक्निकल। अब टेक्निकल एनालिसिस पे आ रहा हूँ मैं। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो है मैंने पूरा देखा ईयरली चार्ट इसका, तो ये 4 ईयर सपोर्ट पर है। जब जब ये 4 ईयर सपोर्ट पे होता है तो इसमें जो है हैंगिंग मैन के फॉर्म में एक कैंडल बनती है और ये रिकवर होता है। जब जब ये 62 पे आया है तब तब ये रिकवर होता है। ये चार्ट है, टेक्निकली मैंने आपको समझा दिया। 62 का एक तगड़ा सपोर्ट है, तगड़ा। सो एक बहुत इस कैंडल में अगर मैं टेक्निकल शब्द में यूज करूं तो इस जब जब 62 पे आता है तो ये बहुत तेजी से रिकवर करता है, तेजी से। आप चार्ट देख सकते हैं, मैं अपने मन की बात नहीं बता रहा, चार्ट पे फैक्चुअल फैक्ट है, तो आप ये रेफर कर सकते हैं। ये कंपनी जो है धीरे धीरे जो है एक तरीके से आप सवाल पूछेंगे कि भाई तुमने स्टार्टिंग में कहा कि ये लमसम अवॉइड करना चाहिए इस कंपनी में। हाँ, इसके पीछे का कारण बताता हूँ। देखो, हमें नहीं पता ये जर्मनी वाली चीज कब तक सॉल्व होगी। मार्केट, एक बात बता देता हूँ आपको कि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं ना तो शेयर होल्डर जो है वो बहाना ढूंढता है किसी भी कंपनी से बाहर निकलने का। बहाना, एक बहाना मिल जाए और वो निकल जाएगा। अभी एक बहाना है कि जर्मनी की तबाही हो जाएगी, ये हो जाएगी, भले ही वो सेल्स कहीं और से अरेंज कर ले रहा है। मदरसन सुमी की सेल्स में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, कोई इम्पैक्ट नहीं आया। पर मार्केट को क्या है, बहाना चाहिए, वही कब मैं इससे पैसा निकालूं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाई ऑलरेडी हाई हैं, मैं मार्केट में क्यों हूँ। वो तो बहाना ढूंढ रहा है कि शेयर मार्केट से बाहर से पैसा निकालूं मैं किसी भी तरीके से। तो आज शेयर मार्केट के पास एक रीजन है कि जर्मनी की हालत खराब है, यूरोपियन देशों की हालत खराब है। तो ये एक रीजन है कि इसकी वजह से और इसमें और सेलिंग आ सकती है, राइट। लेकिन इसका एक और पहलू बताता हूँ कि ये इसमें और सेलिंग क्यों आ सकती है, क्योंकि इसका पी अभी भी 56 है। 56 का पी जो है वो ज्यादा बहुत ज्यादा हाई कहा जाता है, बहुत हाई कहा जाता है। तो इसमें ये कारण है कि अभी भी मैं जो है इसमें लमसम डालने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसमें धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करो। बताऊंगा स्टॉप लॉस क्या होगा, बताता हूँ एंट्री पॉइंट्स क्या होगा, लेकिन जब तक कुछ और पहलुओं पर बात कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट, एक और एक टॉपिक था मैं भूल गया। हाँ, ये जो है ये कंपनी जो है एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी जो है एंटर हो रही है धीरे धीरे। देखो, एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है वो एक निश सेगमेंट है, वहाँ प्लेयर्स हैं मानता हूँ, लेकिन वो निश सेगमेंट है, वो बहुत स्पेसिफिक सेगमेंट है। एरोस्पेस में जिस तरीके से एक्विजिशन कर रही है, ऐसा नहीं कि ये साइड बिजनेस उसे बनाना चाहती है, इसके तेवरों से तो ये लग रहा है कि ये इसे मेन बिजनेस बनाना चाहती है। तो एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसकी एंट्री जो है कहीं ना कहीं इसके बिजनेस को, जो अभी कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर की कमी से जूझ रहा है, उसके मार्जिन को ये कंपनसेट कर सकता है। एरोस्पेस इंडस्ट्री का जो बिजनेस है इसका आगे जाकर जो है इसके डाइवर्स, इट्स अ गुड डाइवर्सिफिकेशन मेरे ख्याल से। तो ये एरोस्पेस वाली बात भी आपको बतानी थी मुझे। और आई थिंक हम इसमें स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसमें स्ट्रेटेजी क्या होगी मदरसन सुमी में। तो इसमें संवर्धन संवर्धन मदरसन सुमी की बात कर रहा हूँ, मदरसन सुमी वायरिंग की बात नहीं कर रहा, पहले ही बता देता हूँ। तो संवर्धन मदरसन सुमी में स्ट्रेटेजी ये है कि आपको एंट्री लेनी है विथ 30% क्वांटिटी ऑन मुहूर्त ट्रेडिंग डे विच इज टुडे। आई थिंक 30% क्वांटिटी 62 रुपीज पे, नेक्स्ट 30% क्वांटिटी एट 48 rupees, right? And remaining 40% quantity at how much? 42 rupees.
ओके, सो आई थिंक एवरेज कॉस्ट कितना होगा ऑलमोस्ट इसका, मैं एवरेज कॉस्ट अगर आपको लगाऊं 50 रुपये आपकी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी आने वाले महीनों में। अगर ये प्राइसेस अचीव हुए तो 62 पे एक्यूमुलेट करना है, मैं यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा क्लियरली, सब कुछ आपको बता दूंगा, अभी आप सुन लो। 62 पे एक्यूमुलेट करने हैं, 30% क्वांटिटी, 30% क्वांटिटी 48 पे एक्यूमुलेट करनी है, और 40% क्वांटिटी रिमेनिंग 40% 42 पे एक्यूमुलेट करनी है। लगभग आपकी कॉस्ट जो है जो है 49 से लेके 50 रुपीज आपकी एवरेज कॉस्ट होगी, राइट। इसका जो स्टॉप लॉस है दोस्तों, स्टॉप लॉस, इस कंपनी का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए तकरीबन 40 रुपीज, समझ आ रहा हूँ, 40 रुपीज शुड बी द स्टॉप लॉस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, एंड द टारगेट शुड बी first target is 85 rupees and second target should be 101 rupees, right? So on an average जो अपसाइड है इसमें, जो रिस्क मैनेजमेंट, अगर मैं इसकी रिस्क की बात करूं तो रिस्क है इसमें 50 से लेके 40, यानी आप समझ लो 20% का रिस्क है। और अगर मैं रिवॉर्ड समझा रहा हूं, अगर रिवॉर्ड है तो 50 से लेके 100 रुपए तक का रिवॉर्ड है, यानी 100% इज रिवॉर्ड एंड रिस्क इज जस्ट 20%। सो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अगर ये पर्टिकुलर चीज होती है कि 62 पे आप 30% ले रहे हो, 30% आप 48 पे ले रहे हो, और 40% आप 42 पे ले रहे हो, राइट। तो जो है आपका जो रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है वो 1:5 का बन रहा है। 1:5 इज कंसिडर्ड अ ऑसम रिस्क रिवॉर्ड। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1:2 होना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड, लेकिन मैं आपको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड दूंगा। सवाल ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है, कि ये प्राइजेस ही ना है, 30% पे ही आप रह जाओ, 30% लेके आपने 62 पे 38% ले लिए, और आप बाकी के 70% उठा ही ना पाओ, क्योंकि 48 वो जाएगी ना ही वो 42 जाए, तो आप क्या करोगे? सिंपल है, टारगेट वही होना चाहिए, 100 ही रखना है टारगेट, और स्टॉप लॉस रखना है 40 रुपीज। तो भी आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड होगा आपका 40 रुपीज का। 60 से लेके 100 तक का आप राइड करोगे। अगर आपकी कॉस्ट सिर्फ 60 है तो आप 60 से लेके 100 तक, यानी 40 रुपीज विल बी द रिवॉर्ड, एंड रिस्क विल बी 60 से लेके 40, यानी 20 रुपीज। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो फिर भी है, राइट। अगर SIP वाला प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता, अगर प्राइस नीचे नहीं जाते, तो आपके पास 1:2 का रिवॉर्ड है। अगर प्राइस नीचे जाते हैं तो आपके पास 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है, राइट। इस अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से नहीं आ सकती। सोच लीजिए, फिर से बोल रहा हूँ, नहीं आ सकती, राइट। समझिए बात को, इस चीज पे गौर कीजिए, बार बार इस वीडियो को देख लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो 6354499576 पे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी जो स्ट्रेटेजी अभी बताई है वो लिख दी है, ध्यान से पढ़िएगा और ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। हैप्पी दिवाली।